देखिए ईवीआर में जो संबंध है इसी के ऊपर ये आपका एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करने हैं। और क्वेश्चन है आपका तीसरी एक्सरसाइज का 11वां एनसीईआरटी बुक का। मैं पढ़ करके सुनाता हूं आपको। पहले ये कह रहा है 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी, संचायक बैटरी शीशा संचायक बैटरी बोलता है तो इसका मतलब सेकेंडरी है, वो सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी का मतलब उसको चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो क्या है, जो जो चीजें पहले दी जाती हैं उनको लिखते चलो। तो 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल, तो आप विद्युत वाहक बल ई लिख दोगे। ई की वैल्यू हमें दे रखी है 8 वोल्ट। संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r इज इक्वल टू 0.5 ओम को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके, यानी उसके साथ में एक प्रतिरोधक तार लगा दिया गया है, तो उसका कैपिटल R का मान हो गया 15.5 ओम का प्रतिरोध लगा करके उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी सोर्स से चार्ज किया जा रहा है। ये हमारा सेल था। सेल को मैं थोड़ा सा सिंबल ऐसे बना लेता हूं, कोई परेशानी नहीं, एक ही बात है। ये सेल था। सेल के सिरों पर विद्युत वाहक बल जो था E 8 वोल्ट था। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम था, ये जो R है, समझ गए। और अब इसको चार्ज किया जा रहा है एक डीसी सोर्स लगा करके। कह रहा है 120 वोल्ट के डीसी सोर्स से इसको चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब अब चार्जिंग का तरीका जानते हो आप। अगर हमें किसी बैटरी को चार्ज करना होता है तो पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई सोर्स है, उस सोर्स को अब दिखाने गए ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस ला करके प्लस से जोड़ दिया जाएगा और माइनस को माइनस से ला करके जोड़ दिया जाएगा। ये तरीका होता है। तो माइनस को ऐसे करके और ये माइनस से जोड़ दिया। ये सोर्स है, कितने वोल्ट का दे रखा है, 120 वोल्ट का सोर्स लगा रखा है। कोई भी हो सकता है, जनरेटर हो सकता है या और कोई चीज हो सकती है, ठीक है। 120 वोल्ट का डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है। अच्छा, लेकिन एक चीज और कहिए, चार्ज करने के लिए क्या लगाया गया है, एक प्रतिरोधक। इसका मतलब, और वो भी कैसे, प्रतिरोधक का उपयोग किया गया श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब मान लो यहां पर एक प्रतिरोध और लगा दिया गया है जिसको आप कैपिटल R कह रहे हो, वैल्यू है 15.5 ओम की। ये प्रतिरोध और लगा दिया गया है, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा है, चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता का मतलब होता है विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब आपसे भी पूछ रहा है चार्ज होते समय। इसका बैटरी का भी पूछ रहा है, उसका भी नहीं पूछ रहा जो चार्ज करने के लिए लगाया, उसका सोर्स का ईएमएफ नहीं पूछ रहा, बैटरी का भी पूछ रहा है। साथ ही साथ चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है। और साथ में ये भी कह रहा है कि भाई ये जो प्रतिरोध लगाया है, ये जो प्रतिरोध लगाया है, इसे लगाने का उद्देश्य क्या है आपका, इसकी क्या जरूरत पड़ गई, अगर इसे न लगाते तो क्या फर्क पड़ता। दोनों चीजों को समझाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें आपने दो चीजें पढ़ी कि एक तो हमारा फॉर्मूला होता है E = V + IR और एक होता है E = V - IR। जब सेल डिस्चार्ज होता है, यानी सेल से करंट लेते तब तो ये वाला था, यानी डिस्चार्ज के लिए ये वाला फॉर्मूला था। लेकिन जब सेल को चार्ज करते हैं, यानी उसको धारा देते हैं, तो ये वाला चार्ज के लिए ये वाला फॉर्मूला था। तो ये बात आपकी माइंड में पहले से होनी चाहिए। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज से तुम्हें पता चल गया कि यहां तो भाई इस सेल को चार्ज किया जा रहा है, तो चार्ज किया जा रहा है, इसका मतलब हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होना है। बात समझ लो कि नहीं। और देखो एक बात बता दूं मैं, यहां पे आपको ये भी पता चल गया कि भाई हमारा इस केस में V > E होगा। सही है, ये पता चल गया कि नहीं। मान लो कभी कभी तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन का वैसे ही आ गया, ऑप्शन 4 दे दिए, 4 ऑप्शन में से एक दे रखा है 4 वोल्ट, एक दे रखा है 5 वोल्ट, एक दे रखा है 8 वोल्ट और एक दे रखा है 11 वोल्ट। आप तुरंत टिक कर दोगे 11। क्यों कर दिया आपने टिक बिना सॉल्व किए? क्योंकि आपको पता है V का मान E से ज्यादा आना है और E आपका 8 वोल्ट दे रखा है। ऑप्शन में एक तो 8 वोल्ट है, 8 हो नहीं सकता,
3 और 4 है दूसरे ऑप्शन, वो कम हो गए, वो हो नहीं सकते, तो ज्यादा वाला ही होगा भाई, तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहां तो हम एक प्रॉपर सॉल्यूशन चाहते हैं, जब हमें सॉल्यूशन देना है तो फिर सॉल्व करके देखते हैं पूरा कि भाई होता कैसे है। बात समझ गया कि नहीं? तो पूरा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फिर हम ये देखा करेंगे कि इसमें टोटल विद्युत वाहक बल कितना है सर्किट में। विद्युत धारा कौन प्रवाहित करा रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित करा रहा है ये वाला, और इस सेल में विद्युत धारा आपकी बात ऐसे करके आ रही है, सेल के अंदर जा रही है विद्युत धारा पॉजिटिव टर्मिनल से। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये 120 वोल्ट है और ये 8 वोल्ट है, तो ये 8 वोल्ट इस 120 का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है ना। क्यों कर रहा है अपोज? क्योंकि ये प्लस है, अगर इस सेल की वजह से करंट लोगे तो वो तो इधर जाएगी पॉजिटिव से, और इसमें करंट इस वाले 120 की वजह से इधर आ रही है, तो 8 वोल्ट तो उसका अपोज कर रहा है ना। तो परिपथ में नेट विद्युत वाहक बल कितना हो गया? 120 माइनस 8। तो पहले आप नेट विद्युत वाहक बल निकाल लोगे, नेट विद्युत वाहक बल जो विद्युत धारा प्रवाहित करा रहा है, समझ गए ना। और वो हो गया आपका 120 माइनस 8 इक्वल टू 112 वोल्ट। अब क्या तरीका होता है भाई? नेट विद्युत वाहक बल निकाल लिया आपने, अब क्या निकालोगे? टोटल प्रतिरोध परिपथ का, कुल प्रतिरोध आप देखोगे कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक तो ये है और एक ये है, और वो भी श्रेणी क्रम में एक ही वायर है। इसका मतलब कुल प्रतिरोध हो गया 15.5 प्लस 0.5 कितना हो गया? 16 ओम। कुल प्रतिरोध आ गया आपका 16 ओम। अब विद्युत धारा निकालोगे, विद्युत धारा I इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। 16 के 96 16 70 112 सही है, 7 एम्पियर आ गई विद्युत धारा, यानी ये विद्युत धारा की वैल्यू 7 एम्पियर निकल करके आ गई। अब तुम्हें इस सेल का विद्युत वाहक बल पता है 8 वोल्ट, और यहां विभवांतर निकालना है, तो सेल के सिरों पर विभवांतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू V माइनस, और या फिर वहां से भी निकालोगे भाई, E इक्वल टू तो आपका है V माइनस I, क्योंकि सेल में धारा अंदर भेज रही, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? E प्लस, और E की वैल्यू 8, I की वैल्यू 7 और R की वैल्यू 0.5 आंतरिक प्रतिरोध। तो ये हो गया 8 और 7 पंजे 35, तो 3.5 11.5 वोल्ट आंसर आ गया आपका। बताइए बात समझ में आई? ठीक है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल को धारा दी जा रही है या फिर सेल से धारा ली जा रही है। इस चीज को समझ करके तब सॉल्व किया करेंगे। साथ ही साथ अभी दूसरा पॉइंट और समझने के लिए रह गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई इसकी क्या जरूरत पड़ गई सीरीज में लगाने की। चलो चेक कर लेते हैं कि भाई इसे नहीं लगाते तो क्या होता। मान लो इसे नहीं लगाते हम, अगर इसे नहीं लगाते तो हमारा कुल प्रतिरोध कितना आता? 0.5 रहता बस। और उस केस में अगर नहीं लगाते तो उस केस में अगर आप विद्युत धारा निकालते तो कितनी आती? 112 बटे 0.5, 112 बटे 0.5। 0.5 का मतलब होगा आधा, और आधे का मतलब 2 चला जाता ऊपर, समझ गए ना। और 2 ऊपर जाने का मतलब हो गया 224 एम्पियर। I इक्वल टू 224 एम्पियर आ जाता। समझ रहे हो कितनी बड़ी विद्युत धारा है। इतनी बड़ी विद्युत धारा अगर इसमें भेज देते तो तुरंत सेल डैमेज हो जाता। जिस सेल को चार्ज कर रहे हैं वो सेल डैमेज हो जाता। अब आप परिपथ के अंदर क्या करना चाहते हो? विद्युत धारा के मान को कम करना चाहते हो, और अगर धारा का मान कम करना चाहते हो तो तुम्हें वहां प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ाने के लिए कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। अब बात समझ में आ गई कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्यों लगाया। यानी हमने श्रेणी क्रम में 15.5 ओम का प्रतिरोध क्यों लगा दिया? जिससे परिपथ की धारा बहुत ज्यादा न हो जाए और हम जिस सेल को चार्ज करने जा रहे हैं वो डैमेज न हो जाए। तो आपसे पूछा जाए कि उसका क्या उद्देश्य है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाने का, तो सीधी सी बात होती है, कहीं भी पूछे कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाने का क्या उद्देश्य है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाने का मतलब आप परिपथ के प्रतिरोध को बढ़ा रहे हो, और परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाने का मतलब धारा के मान को कम कर रहे हो। और ऐसी आपकी जरूरत है धारा के मान को कम करने की, जिससे सेल को डैमेज होने से, नष्ट होने से बचाया जा सके। अब बताइए क्लियर हुआ? तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इस कॉन्सेप्ट पे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है और अच्छी तरह से सॉल्व करना है।